जय हिंद फ्रेंड्स, नवदृष्टि चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से स्टार्ट हो रहा है 6 सेमेस्टर का बैच। जो बच्चे हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर में, और वो भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंडर में। तो जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं, चलिए आज उनका पहला बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। हर जगह बैचेस जो है स्टार्ट हो चुके हैं, सिर्फ मेरे यहाँ पर थोड़ी से जो है लेट हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला पेपर जो है हिंदी ऑनर्स में 6 सेमेस्टर थर्ड ईयर, तो मैं सबसे पहला पेपर प्रेमचंद जी का मैं ले रहा हूँ। और उनकी एक पहली कहानी है दो बैलों की कथा। इसकी समीक्षा करूँगा, और इसकी समीक्षा जो है बिल्कुल सरल और एवं सहज भाषा में समझे, केवल चंद पॉइंट के माध्यम से। उतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल नोट्स की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। केवल स्पीच को अच्छी तरीके से सुन ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो बैलों की कथा जो है प्रख्यात कहानीकार और उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक कहानी है। इसमें उन्होंने जो है पशु और मनुष्य के बीच के भावात्मक संबंध को बड़ी ही कुशलता के साथ उन्होंने प्रकट किया है। और एक खासियत प्रेमचंद जी के अंदर यह भी है कि वो समाज में किसी भी तरह की अगर कुरीतियाँ या फिर कोई भी अन्याय या फिर बुराई देखते हैं, तो वो अपने रचनाओं के माध्यम से समाज को संदेश देने में भी वो माहिर है। और अपने रचनाओं के माध्यम से कैसे लोगों को जगाना है, ये उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो इस कहानी में जो है देखिए किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। इस कहानी में जो है पशु और एवं मनुष्य के भावात्मक संबंध के बारे में बताया गया है। और एक चीज़ और भी यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने समझाने का प्रयास किया है, तो वो है कि ज़्यादा सरल एवं सीधा होना भी पाप है, और हमें जो है स्वतंत्रता के महत्व को समझना चाहिए। तो चलिए इसकी कहानी को पहले हम लोग समझते हैं, क्योंकि जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे समझेंगे तब हमें ये दोनों पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी। तो ये है नेक्स्ट पेज। तो कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो कहानी के मुख्य पात्र हैं हीरा और मोती। हीरा और मोती। और भी कई पात्र हैं, जैसे कि झूली और उसकी पत्नी है, गया, झूली का साला, और एक दरियल व्यक्ति है जो बैलों को लास्ट में खरीद देता है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। पहला कहानी के स्टार्टिंग में जो है झूली का घर। तो झूली नामक एक किसान है जिसके पास जो है दो बड़े हैं सुंदर और बलवान बैल है, जिनके नाम है हीरा और मोती। और दोनों में बड़ी ही गहरी मित्रता भी है। दोनों ही मूक भाषा में जो है आपस में बातें किया करते। दोनों में मतलब बहुत ही घनिष्ठ मित्रता के संबंध थे। और जब दोनों की मित्रता की पहचान इस तरह से भी की जा सकती है कि दोनों को जब नाद में भूसा और बिचाली वगैरह दी जाती थी खाने के लिए, तो दोनों एक साथ ही मुंह जो है उस नाद में डालते थे। और दोनों जब अगर दूसरा अगर नाद से अगर मुंह हटा लेता, तो वो भी जो है नाद से अपना मुंह हटा लेता। और खेत में जब इन दोनों की बारी आती है काम करने की, तो दोनों क्या करते हैं, एक यानी कि हीरा चाहता है कि जो है अपने गर्दन उठा लेता है कि ताकि पूरी भार जो है मेरे ऊपर पड़े और मोती के ऊपर ना पड़े। तो स्वयं ठीक मोती भी वैसा ही काम करता है, अपनी गर्दनों को बार बार जो है ऊंचा करता है ताकि हीरा के ऊपर ज़्यादा दबाव न पड़े। तो इस तरह से दोनों की जो है गहरी मित्रता को देखी जा सकती है। और अब कहानी आती है गया के घर के बारे में। एक दिन क्या होता है कि झूली अपने जो है बैलों को खेत से लाने के बाद चारा और भूसा वगैरह डाल देता है। तो थोड़ी देर बाद घर में जो है गया आता है। गया झूली का साला है, और वो आता है दोनों बैलों अर्थात हीरा और मोती को दोनों को ही जो है अपने घर ले जाने के लिए वो आता है, और उनसे मांग भी करता है कि नहीं, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। तो किसी तरह से जो है झूली लाख मना करने के बावजूद भी, टाल मटोल करने के बावजूद भी उसे अंत में हाँ करना ही पड़ता है, और वो उसे दे देते हैं ले जाने के लिए। हीरा और मोती दोनों को मन में यह शंका होती है कि पता नहीं हम दोनों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके कारण मालिक ने हमें बेच दिया है किसी के हाथों। फिलहाल गया तो उन्हें लेकर जाता है। दोनों का तो ही मन लगता नहीं है। दोनों को ही नाद में सूखे भूसे वगैरह दे दिए जाते हैं, और सूखे भूसे को तो वैसा ही खाने के बाद उनका मन नहीं करता है कि आगे खाया जाए। सुबह होती है तो गया उसे खेत में लेकर जाता है दोनों को ही, ताकि वो उन्हें हल में जोत कर जो है खेती कर सके। जब दोनों को ही खेत में लेकर जाता है और हल जब उसके पीठ पर बांध दी जाती है ताकि वो आगे खींचे, जब वो उसे खींचने के लिए कहता, तो वो दोनों के दोनों वैसे के वैसे ही खड़े रहते हैं। तो फिर गया को गुस्सा आता है, तो जम करके जो है हीरा के नाक पर डंडे जमा देता है। मोती को यह देख बहुत ही क्रोध आता है। वो क्या करता है, हल और जुआ ले करके जो है दौड़ जाता है, जिससे जो हल जुआ जो जितने हैं
सब टूट जाते हैं। तो हीरा जो है उसे समझाता है कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि देखो अब जो है हमें मार भी पड़ेगी। हीरा के समझाने पर जो है मोती शांत हो जाता है और गया अपने कुछ आदमियों को लेकर के जो है धीरे से उन्हें पकड़ करके ले आते हैं। और उनके हाव भाव को देख करके गया समझ जाता है कि इस वक्त कुछ कहना या फिर कुछ डंडे मारना ठीक नहीं है, वरना कुछ अनर्थ ही हो जाएगा। तो फिर किसी तरह से उन्हें शांत भाव से घर मतलब लेकर के आया जाता है और उन्हें फिर वही सूखे भूसे दे दिए जाते हैं। दोनों को तो खाने की इच्छा थी ही नहीं। तभी अचानक जो है अर्धरात्रि में ही भैरव की पुत्री, उसकी कन्या जो है हाथ में रोटी लेकर के आती है और फिर दोनों बैलों को खिलाती है। और केवल उस एक रोटी को खाकर जैसे उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनकी जितनी भी भूख है, दिन भर की जितनी भी थकान है, सब मिट चुकी है। और उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी कोई एक सज्जन व्यक्ति का वास है। लेकिन ये तो सोचते हैं कि सज्जन व्यक्ति का वास है, लेकिन दोनों के ही मन में जो है एक विद्रोह की भावना थी। मोती कहता कि क्या मैं एक दो जन को मार गिराऊं क्या? लेकिन हीरा कहता है कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं, क्योंकि ये हमारी जाति का धर्म नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर मोती कहता है कि ठीक है, फिर तुम ही कुछ सुझाव दो कि यहाँ से कैसे निकले। तो हीरा कहता है कि किसी तरह से अगर ये रस्सी अगर कट जाए तो हम लोग भागने में सफल हो सकेंगे। तो काफ़ी देर तक रस्सी को चबाने के बावजूद भी जो वो रस्सी कटती नहीं है, क्योंकि अधिक मोटी रस्सी थी। तो तभी थोड़ी देर बाद लड़की जो आती है फिर उन्हें रोटी खिलाती है अगले दिन, और रोटी खिलाने के बाद धीरे से उसकी रस्सी खोल देती है और कहती है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना देखे गए या फिर अर्थात पकड़े गए तो तुम्हें बहुत मार पड़ेगी। तो हीरा कहता है कि मेरे भाग जाने के बाद तो इसकी दुर्गति तो बहुत ही होगी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ जो थी उन्हें रात दिन पीटती रहती थी उनकी बेटी को। तभी थोड़ी देर बाद जो है लड़की चिल्लाने लगती है कि देखो देखो, बैल भागे जा रहे हैं। तो गया निकलता है, कुछ आदमियों को लेकर पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों जो है भाग निकलते हैं। और भागने में वो इतना मग्न हो जाते हैं कि वो अपने गांव का रास्ता भूल जाते हैं और भटकते हुए कहीं और पहुंच जाते हैं। वहाँ पर भागते भागते किसी दूसरे गांव में पहुंच गए। वहाँ पर खेत है, मटर की फलियाँ वगैरह लगी हुई है, मटर की खेती की गई है। अब दोनों परेशान, सोच रहे हैं कि अब जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, रास्ता भटक चुके हैं। तो उन्हें भूख लगी रहती है, तो वो मटर की जो फलियाँ हैं उस खेत में घुस करके खाने लगते हैं। और खाने के दोनों मस्ती में खेलने लगते हैं। वो उसे सींग मारता तो वो उसे सींग मारता। तभी अचानक से दोनों जन सामने देखते हैं कि एक काला सांड दौड़ता हुआ आ रहा है, और वो भी बड़ा भयानक, बहुत ही बलवान सांड था। तो ये देखकर दोनों चिंतित हो जाते हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अब जान बचेगी नहीं। फिर उस सांड को आता देख दोनों आपस में समझौता करते हैं कि लगता है कि अब जान बचनी बहुत मुश्किल है। तो फिर करे तो करे क्या, भाग तो सकते नहीं हैं। तो एक काम करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर इस पर प्रहार करते हैं। जब वो तुम्हारी ओर घूमे तो मैं यहाँ से सिंग भोग दूंगा, और जब वो मेरी तरफ मुड़े तो तुम वहाँ से सिंग मार देना। तो इस तरह से वो जो है दो लोगों को संभाल नहीं पाएगा और वहाँ से भाग खड़ा होगा। और ठीक वैसा ही होता है, दोनों ही जो है जमकर युद्ध करते हैं। और लास्ट में जो है सांड जो है घायल होकर के भागने लगता है। तब मोती कहता है कि इसे मार देना ही बहुत अच्छा है। तो हीरा कहता है कि नहीं, गिरे हुए बैरी पर सिंग चलाना ठीक नहीं। और जब वो सांड भाग जाता है तो दोनों विजय की खुशी में सीना ताने हुए चलते हैं। और फिर मटर जो है खाने के लिए मोती खेत में उतर जाता है, हीरा के लाख मना करने के बावजूद भी। तो तभी जो है रखवारे जो हैं, उनके खेत की जो रखवाली करने वाले लोग हैं, पहरेदार हैं, वो जो है मोती को फलियाँ खाते देख लेते हैं। और जब दौड़ाते हैं तो मोती जो है कीचड़ में जाकर फंस जाता है। हीरा तो भाग निकलने में समर्थ था, लेकिन जब वो देखता है कि मेरा मित्र मुसीबत में फंस गया है तो वो भी जाकर के अपने आप को उसके हवाले कर देता है। तो फिर दोनों को ही जो है कांजी हाउस में डाल दिया जाता है। अब कहानी है कांजी हाउस की। पूरी दिन जो है कांजी हाउस में बीत जाती है। उन्हें एक भी अनाज का दाना नहीं मिलता है खाने के लिए, ना तो कोई भूसा ला रहा है, ना तो कोई पानी। दिन भर भूख के मारे दोनों परेशान। तो रात में दोनों जो है भागने के लिए एक योजना बनाते हैं। मिट्टी की दीवार जो है हीरा खोद कर किसी तरह से गिराता है, लेकिन तभी जो है पहरेदार को इसकी भनक लग जाती है, आवाज़ के कारण, दीवार गिरने के कारण। तो वो जब आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये कारनामा किसकी है। तो हीरा को जमकर पीटते हैं और पीटने के बाद मोटी रस्सी से बांध देते हैं।
तो अब हीरा के बाद मोती प्रयास करता है कि किसी तरह से जो है आधी दीवार और गिर जाए तो बाकी जितने घोड़े, बकरियां, गधे जो हैं ये लोग निकल जाएंगे, तो कम से कम 10 जनों की जान तो बच जाएगी। तो मोती मोती का प्रयास करने के बाद आधी से ज़्यादा दीवार जब गिर जाती है तो जितने भी घोड़े, भैंस, फिर बकरियां थी सभी भाग जाते हैं, लेकिन जो 2 गधे थे वो वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। तो मोती कहता है कि अरे इतना अच्छा मौका मिला है, कम से कम अब तो भाग जाओ। तो गधा कहता है कि नहीं, क्या पता फिर कहीं पकड़ लिए जाए तो फिर मोती उनकी बात को अनसुना करके हीरा की रस्सी काटने में लग जाता है। तो हीरा कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, फिर कहीं मुलाकात हो जाएगी, मुझे यहीं रहने दो। यह बात सुनकर मोती बहुत दुखी होता है और आंखों में आंसू ले करके हीरा से कहता है कि मैं इतना भी स्वार्थी नहीं हूँ कि तुम्हें मुसीबत के समय में छोड़ करके मैं अकेला भाग जाऊँ। फंसेंगे तो दोनों एक साथ ही, और जाएंगे तो दोनों एक साथ ही, वरना यहीं पर मैं रहने वाला हूँ। तो फिर मोती को गुस्सा आता है, तो किसी तरह से गधे को जो है सींग मार करके उसे भगा देते हैं। जब सुबह होती है तो फिर मोती की जम की पिटाई कर दी जाती है, और करने के बाद उन लोगों को लगभग 1 हफ्ते तक कुछ भी खाने को दिया नहीं जाता है, जिसके कारण वो लोग बहुत दुबले और कमज़ोर हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब उसकी नीलामी की जाती है तो नीलामी में एक दरियल व्यक्ति आता है और उसे खरीद लेता है। हालांकि दोनों बैलों के पास अर्थात हीरा और मोती के पास खड़े होने तक की भी रद्दी भर क्षमता नहीं है, लेकिन किसी तरह से वो खड़े हो जाते हैं। और उस दरियल व्यक्ति का जो चेहरा है इतना भयानक है कि कुछ कहा ना जाए। मोती कहता है कि देखो अब तो जान गई समझो, इससे अच्छा तो गया का ही घर ठीक था, कम से कम ना सही तो सूखा चारा ही मिल जाता था खाने के लिए। लेकिन अब तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति मेरे ऊपर छुरा चलाएगा ही चलाएगा, अब तो भगवान ही मेरी रक्षा करेंगे। अब दरियल व्यक्ति उनके पीछे डंडे बरसाता हुआ उन्हें लेके जा रहा है, और दोनों को भय यह भी है कि अगर मैं ठीक से अगर नहीं चलता हूँ तो ये फिर पीछे से एक डंडा जमा देगा वो। तो किसी तरह से वो जो है धीरे धीरे चलता है। तभी अचानक उसे याद आता है कि झोली जो है इसी रास्ते से अपने घर लेके जाया करता था, और उसे अपने गांव की रास्ता जो है याद आ जाती है। तो उसकी चाल, उसकी थकान और भी तेज़ी से बढ़ जाती है। थकान जितनी भी थी सब कुछ ख़त्म हो गई और चाल में और भी तेज़ी आ गई, और दौड़ते हुए वो भागते भागते झोली के घर जाते हैं, और जहाँ पर उन दोनों की नाद जो है रखी हुई थी ठीक वहीं पर जाकर दोनों खड़े हो जाते हैं, और झोली अपने दोनों बैलों को देख करके दोनों को ही गले से लगा लेते हैं और रोने लगते हैं, और दोनों की जो है माथा चूम लेते हैं। तभी दरियल व्यक्ति आता है और कहता है कि इसे मैंने नीलामी में मैंने ख़रीदा है, तुम मुझे इसे वापस कर दो। तो झोली कहता है कि ये मेरे बैल है, मेरी इजाज़त के बिना इसे नीलामी में कौन बेच सकता है, और ये मेरे बैल है और मैं तुम्हें इसे ले जाने नहीं दूंगा। तो दरियल व्यक्ति थोड़ा हठी होता है, वो ज़बरदस्ती करता है। तभी मोती उसे सींग मारते हुए गांव के बाहर तक छोड़ाता है, और गांव में जितने भी लोग थे सभी लोग देखते हैं और प्रसन्न होते हैं और तालियां बजाते हैं, और झोली की पत्नी जो है वो भी जो है प्रसन्न होती है और दोनों की माथा चूम लेती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सारांश है कि इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने पशु एवं मनुष्य के बीच भावात्मक संबंधों को उन्होंने व्यक्त किया है कि किस तरह से जो बैल जो है अपने मालिक के प्रति कितने वफादार होते हैं। वह कहीं भी चले जाए लेकिन वो भागकर जो है अपने मालिक के ही पास आते हैं, कुछ भी हो लेकिन अपने मालिक की जो है रक्षा वो अवश्य करते हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी ने जो हीरा और मोती के माध्यम से यह भी दिखाने का प्रयास किया है कि अत्यधिक सरल सहनशील होना भी जो है बहुत पाप है, क्योंकि जो ज़्यादा सरल और सीधे होते हैं लोग उन्हें समाज में जीने नहीं देंगे। इसका एक उदाहरण है गधा। जैसे गधा जो है बहुत ही सीधा एवं सरल होता है। पहले के ज़माने में गधा शब्द जो है उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था जो अधिक सीधे और साधे होते हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो है गधा शब्द का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जो कमज़ोर दिमाग वाले हैं, जो बुद्धू हैं, उनके लिए आज गधा शब्द का प्रयोग होता है। जबकि गधा शब्द का प्रयोग जो है सीधे व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो वैसे ही एक गधा प्राणी भी है जो बहुत सीधा है, उसे चाहे कितनी भी उसके ऊपर बोझे क्यों ना लाद दिए जाए फिर भी वो कुछ कहेगा नहीं, चलता रहेगा। भोजन कम मिले, चारा कम मिले, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता है। पीछे लाठियाँ भी खानी क्यों ना पड़े, लेकिन फिर भी वो सीधे न दुलत्ती मारता है न कुछ, सीधे चुपचाप अपना चलते रहता है। तो ज़्यादा सहनशील या ज़्यादा सरल एवं सीधा होना भी पाप है। और एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, वह आज़ादी के महत्व को उन्होंने समझाया है।